हुआ हीरा क्यों चकमकाता है? कहता है एक काटा हुआ हीरा क्यों चकमकाता है, जगमगाता है, चकमकाता नहीं जगमगाता, जगमगाता है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको पसंद आ रहा है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, यूपी पीसीएस मेंस 2012, यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और यहां पर दिया हुआ है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्या कारण है कि वो जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो किस कारण से जो है काटा हुआ हीरा जगमगाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि हम हीरा की बात करें तो हीरा को इस प्रकार से तराशा जाता है, हीरा को इस प्रकार से तराशा जाता है कि जब उसमें कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसको बाहर निकलने से पहले कई बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद वो हीरा से बाहर निकलता है। तो इसी कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है जगमगाता है। क्या बोले कि हीरा, अब हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, 2.42। और जिसका अपवर्तनांक पिछले वीडियोज में हमने आपको चर्चा भी किया था कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, मतलब यहां बोलने गड़बड़ा गया क्या? देखिए, हमने बोला कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिकतम होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अब हीरा और जल ले लें, हीरा या कांच ले लें, तो इसमें हीरा और कांच इन दोनों में किसमें जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? हीरा और कांच ले लिए तो बताइए आप। तो मेरे प्यारे साथियों, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, हीरा में या कांच में? तो कांच में होगा। क्यों? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो है हीरा की अपेक्षा कम है। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो हमने इस प्रश्न का सही जवाब क्या ढूंढा? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और हीरा को इस प्रकार से तराशा या काटा जाता है कि उससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उससे बाहर निकलने से पहले उस प्रकाश का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है जगमगाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर देना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको चुनना है। कहता है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। यदि आप हमारे साथ लाइट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियोज में आपको चर्चा की है कि जिस पदार्थ का तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। याद रखिएगा, प्रकीर्णन ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, वाइस वर्सा, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। तो बताइए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहां पर यह ऑप्शन दे रहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले, दीर्घ मतलब बड़ा तरंगदैर्घ्य, ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले, लघु माने छोटा, छोटा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ऐसा है क्या? नहीं, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो ये सही नहीं है। दूसरा चलते हैं। कहता है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। आप बताइए
कि जल में प्रकाश की गति कितनी होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, गति कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऐसे बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए किसकी प्रकाश की चाल किस में ज्यादा है, जल में या निर्वात में? तो यहां बोल रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना है। क्या सही है क्या? नहीं, जल की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल 0.75 गुना ज्यादा है कि नहीं? देखिए, यदि इसमें 2.25 में यदि 75 जोड़े 0.75 तब जाकर के आ जाएगा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, पहला गलत दूसरा गलत। चलिए तीसरा देखते हैं। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। हाँ बिल्कुल सही है, रेडियो तरंगे जो होती है द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत तरंग धाराओं से उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, सही जवाब है। और चौथा है कि अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का प्रभाव का उपयोग करती है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब समझते होंगे कि जब हमसे कोई ट्रेनें नजदीक आती है तो तेज आवाज में गति उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, और जब कोई ट्रेनें दूर जाती है तो वो कम आवाज मतलब मध्यम आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये किसका कारण है? डॉपलर इफेक्ट के कारण। और डॉपलर इफेक्ट के कारण ही पुलिस लोग जो है अति वाहनों का पता लगाने के लिए लघु रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, लघु रेडियो तरंग के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 और 4 सही मिला हमको, तो 3 और 4 IAS प्री 2002 का प्रश्न है। चलिए ऑप्शन एकदम प्रत्येक ऑप्शन को हमने तरीके से समझाया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब है नेक्स्ट, कहता है यूपी पीसीएस प्री 1994 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि एक संकेत दुर्बल होते हैं, एंटीना दुर्बल हैं, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाती है ना, एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ है एग्जाम में, उन सारे प्रश्न को ही आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं, आपको अनुभव मिले कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बातों को पढ़ा जाए, तब जाकर के आप जो है कंटेनमेंट आपको मिलेगी। चलिए इसमें क्या दिया है कि दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है, मतलब आपके आंख के दृष्टिपटल या रेटिना पर चित्र कैसा बनता है। जब हम 10th क्लास पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा, पढ़े भी होंगे आप कि हमारे दृष्टिपटल पर, हमारे आंख के दृष्टिपटल पर, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमने पिछले वीडियोज में आपको समझाया है, जाकर के समझ लीजिए, देख लीजिए। वास्तविक हमारे आंख के रेटिना पर, हमारे दृष्टिपटल पर, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो देखिए, लेकिन हम लोग को वो सीधा दिखाई देता है। तो हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है? अनुभव के आधार पर हम लोग किसी वस्तु को जो है, हमारे रेटिना पर तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम लोग उसको सीधा देखते हैं। देखिए ये कारण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वह वस्तु के बराबर होता है? नहीं, वस्तु से छोटा बनता है और वह उल्टा होता है। हाँ ये सही है, उल्टा होता है लेकिन वस्तु से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया।
वह वस्तु से छोटा और सीधा होता है। सीधा कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता, रेटिना पर उल्टा बनता है। छोटा तो होता है लेकिन सीधा नहीं होता है, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हो गया। वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वस्तु से वो छोटा होता है और उल्टा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि वस्तु के बराबर होता है, कभी नहीं, और सीधा होता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? बताइए क्या कारण है। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और RTS प्री 1994-95 का प्रश्न है। कहता है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, जब हमारे दृष्टि में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सममित प्रतिबिंब बनता है, मतलब सिमेट्रिकल प्रतिबिंब बनता है ना। तो सिमेट्रिकल प्रतिबिंब के कारण ही हम किसी वस्तु की दूरी और उसकी गहराई का पता लगा लेते हैं, सिमेट्रिकल प्रतिबिंब के कारण ही। तो यहां पर दिया है कि दो आंखों का कारण रंग आसानी से पहचान सकते हैं। दो आंखों के कारण रंग जो है आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नहीं, एक आंख से भी, यदि एक आंख को बंद कर ले तो क्या हमको रंग नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। एक आंख को बंद कर लीजिए तभी प्रकाश हम देख रहे हैं, और दोनों आंख खोल दे तभी प्रकाश देख रहे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए, इस कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कथन को पहचानना है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। देखिए, मनुष्य ऐसे जो हम लोग अब सर्वे तरंग 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक जब सुन सकते हैं तो 20,000 Hz तक सुनते हैं, लेकिन उतना मतलब जो है सुरीली ध्वनि, मिठास ध्वनि हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता है, थोड़ा ज्यादा तीव्र ध्वनि लगता है। तो हमारा आंख जो है कितना से कितना बीच के ध्वनि को सुग्राही रूप से, मतलब जो है मधुर रूप से सुन सकता है। हमारा कान, आंख नहीं, आंख सुनता है जी, आंख बोला गया है क्या? नहीं, कान। तो हमारा कान जो है 1000 से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुग्राही रूप से सुन सकता है, मतलब सुलभ रूप से, मतलब आपको आनंद आएगा। 1000 से लेकर के 5000। देखिएगा, जब आप मोबाइल सुनते हैं और उसके आवाज को कम कर देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सुनने के लिए कान तक मोबाइल को ले जाना पड़ता है कि नहीं? तो वो सुग्राही नहीं हुआ। सुग्राही वो कि मोबाइल को हम कुछ दूरी पर भी रख लें और हम उसको आसानी से सुन सकें। तो 1000 से लेकर के 5000 Hz तक के जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसको जो है हमारा कान सुग्राही रूप से सुनता है। तो ये हो गया जो है 1000, ये सही है, ये सही है। गलत कथन को पहचानना, 1000 से लेकर 5000 तक। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। देखिए, यदि आप मेरे पिछले वीडियोज देखे होंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, है ना? इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कैसे? हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में कि पीला और हरा रंग के प्रकाश के लिए हमारा आंख जो होता है सबसे अधिक सुग्राही होता है। सबसे अधिक सुग्राही पीला और हरा रंग के प्रकाश के लिए। तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? नहीं, पीले और हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। ये भी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत मिल गया। और गलत कथन को ही पहचानना था। और भी गलत है क्या? देखिए, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक होती है। मतलब जब आप कोई ध्वनि सुनते हैं तो
तो आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव उसका जो रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। और 1/10 सेकेंड के अंदर जब दो ध्वनियां सुनाई पड़ती है तो उसको अंतर हमारा जो है मस्तिष्क नहीं कर पाता है। तो पहली बात हम लोग सीखे कि जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे कानों के ऊपर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड तक होती है। दृष्टि की दृढ़ता मतलब, दृष्टि की दृढ़ता कहने का मतलब कि आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए। जैसे हम यहां अभी चेहरा सटा करके बोल रहे हैं, आप हमारे चेहरा को देखिए और आंख को मूंद लीजिए। 1/16 सेकेंड तक हमारे चेहरे का फिगर आपके मस्तिष्क तक पर भरमाते रहेगा, है ना। 1/16 सेकेंड तक तो किसी भी वस्तु का चित्र हमारे मस्तिष्क में 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। और ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कानों पर जो 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही मिले, ए सी डी, लेकिन बी गलत है। हमारा आंख किस प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? तो पीले और हरे रंग के प्रकाश के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग, देखिए कई बार इस प्रश्न को पूछा गया। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? यूपी वाले भाई भी, यूपी वाले मेरे प्यारे साथी भी यदि आप देखेंगे इस प्रश्न को तो गदगद हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न तो आप ही के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कौन दर्शाता है किसी तारे का रंग? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी या उसका ताप? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी तारे का रंग जो दर्शाता है वो दर्शाता है उसका ताप। जितना किसी प्रकाश का ताप होगा वो उतना ही उजला दिखाई पड़ेगा। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है। कोई ज्यादा सफेद तारा दिख रहा है, इसका मतलब उसका ताप सबसे अधिक है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, भोर का तारा, सांझ का तारा या सबसे अधिक गर्म ग्रह, तपांतर की दृष्टि से सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध है। लेकिन जब सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भाग्नि ग्रह या बहिन भी कहते हैं, बहन भी, या भोर का तारा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसका ताप सबसे अधिक होता है। तो किसी तारे का रंग मतलब वो ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, भोर में भी सांझ में भी, तो इसका ताप सबसे अधिक है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। इसलिए भोर का तारा उसको कहते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? मतलब जो प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है तो उसके विसरण का क्या कारण है? चारों ओर फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हीलियम के कारण, जल वाष्प के कारण या धूलकण के कारण? तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा कि प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, विसरण मतलब फैलना, विसरण मतलब फैलना, तो प्रकाश में, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। यदि वायुमंडल में धूलकण नहीं होता तो वायुमंडल से जो आती है प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो आती है प्रकाश की किरणें, वो चारों ओर नहीं फैलती। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तारे का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से, और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। किससे? उसके तरंगदैर्घ्य से। अरे भाई क्यों सरक रहे हो? फिर जो है यहाँ मेरे प्यारे दुलारे जो हैं वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे वैसे कर रहे हैं। चलिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। कितना डर है, पढ़ा भी रहे हैं आपसे, कितना डर है कि आप वीडियो छोड़कर चले भी न जाएं, है ना। क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे छोटे टीचर, मैं तो एक कीड़ा की बातें भी नहीं हूँ, बहुत सारे आज यूट्यूबर बने हुए हैं, तो आप मेरे से जो बेहतर होंगे उन्हीं को देखेंगे, है ना। तो इस कारण बहुत डर लगता है कि आप कहीं वीडियोज को छोड़ भी न दें। इसलिए मैं 100% कोशिश, कोई भी एक टीचर जो है 100% अपना कोशिश देने का प्रयास करता है। मैं भी अपना 100% आपके सामने कोशिश देने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। चलिए,
तो कहता है मेरे प्यारे साथी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए ये बातें जो है सब्सक्राइब का हमेशा माइंड में भटकते रहता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया या नहीं किए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए ऊर्जा का संचार है। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहता है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किससे? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? तो लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि किस रंग, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? अभी हमने चर्चा भी किया, लंबा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का। और सबसे कम दैर्घ्य किसका, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो बैगनी का। अब हम लोग जानेंगे, आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 7.5 गुने 10 टू द पावर, पॉइंट है यहां, 7.5 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। हम लोग आज तक पढ़ते आए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और कितना होता है ये आज हम लोग जान गए, 7.5 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 4 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये हो गया लाल रंग का, मतलब रेड का, और ये हो गया बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और कई बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? नीले प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में या पीला प्रकाश में? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर एक हम आपको बातें बता रहे हैं कि ऊर्जा जो होती है, रंग की ऊर्जा, मतलब किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसी भी रंग के, किसी भी प्रकाश का ऊर्जा जो होता है उसके तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ कि E बराबर, हम लोग कहें कि लैम्डा बराबर, चूंकि तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है 1/E, मतलब तरंगदैर्घ्य का उल्टा उसका ऊर्जा होता है। मतलब जिसमें ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी, जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। अब आप डिसाइड करिए, जैसे हम किसी प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, है ना, श्वेत प्रकाश की किरण को जब गुजारते हैं तो यहां से 7 रंगों में ये बंट जाता है। 7 रंग कौन कौन, ये हम आपको बताते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैजनी पिनाला, बैजनी, ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, पीला मतलब येलो हम कहें, और ये हो गया रेड। 7 रंग हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बैजनी, पीना, नारंगी, यहां नीला, नारंगी, ऑरेंज, बैजनी, पीनाला, यहां नारंगी हो गया। 7 रंग हो गए। तो अब देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा होगा। लेकिन बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, क्योंकि प्रिज्म से इसे गुजारने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है, मतलब नीचे की ओर सबसे ज्यादा झुकता है ना। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें कहीं बैगनी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नीला है। तो देखिए बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, और उसके बाद है हरा, लाल, पीला, तो ये सब तो होगा नहीं। तो नीला इसमें ऑप्शन में दिख रहा है। यदि बैगनी होता तो हम लोग बैगनी मारते, यदि जामुनी होता तो जामुनी मारते। यहां नीला है तो नीला मार रहे हैं, और नीला के जगह यदि हरा होता तो हम लोग हरा मारते। मतलब ये भी नहीं मिलता
और हरा सबसे पहले आ जाता तो हम लोग हरा को मारते। तो जान लीजिए कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसमें सब ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। मतलब E बराबर 1/λ, मतलब ऊर्जा जो होता है तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले, मतलब क्षितिज से नीचे जाने से पहले तक सूर्य हम लोग को दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त होने से पहले और सूर्यास्त होने से पहले तक और सूर्योदय होने के बाद हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले, मतलब सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कि क्षितिज के समीप, देखिए उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया कि क्षितिज के समीप, क्षितिज कहने का मतलब जब सूर्य डूब रहा है, मतलब सूर्यास्त जब हो रहा है, तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो ये कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्षितिज के समीप जब सूर्य निकल रहा होता है और जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस समय वो वृत्ताकार दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण ही। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फफूंद द्वारा। किसके द्वारा? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, तो समुद्र के सतह से 400 से लेकर के 8000, 400 से लेकर के 8000 फीट, 8000 फीट, साफ से लिखें इसको, 400 से लेकर के 8000, 400 से लेकर के 8000 फीट समुद्र की सतह से 400 फीट से 8000 फीट तक जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, मतलब अवरक्त प्रकाश की किरणें से वो ऊर्जा का संचार करते हैं। मतलब यहां पर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, अदृश्य भाग मतलब जो दिखाई न पड़ रहा हो, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं समुद्र की सतह से 400 फीट से लेकर के 8000 फीट के नीचे तक की गहराई तक पाए जाते हैं, और वही जो है सूर्य के प्रकाश के अवरक्त प्रकाश की किरणें के द्वारा ऊर्जा का प्रकाश का संश्लेषण करता है। तो समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कहां करते हैं? कहां पाए जाते हैं? तो समुद्र की सतह से 400 फीट से लेकर के 8000 फीट के नीचे, सूर्य के सतह से लेकर के समुद्र के सतह से 400 फीट से 8000 फीट तक करके गहराई में पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आप समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज थे ये लाइट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक वीडियो और हम लाइट से देंगे, तब जाकर के लाइट का कंप्लीट आपको जो है प्रश्न मिल जाएगा और कहीं से कोई प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।